सुके 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 सुक सुके। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को इसके जो पहले मेरी वीडियो आई हुई थी उसमें मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस। ठोस क्या होता है कि ठोस पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन अगर हम बार बार आयतन का प्रयोग करेंगे, आयतन जो शब्द होगा उसका हम प्रयोग करेंगे, तो हम पहले समझ लेते हैं कि आयतन क्या है। तो आयतन होता है, यहाँ पे पहले परिभाषा देख लीजिए, तीन विमाओं द्वारा घिरे स्थान में उपस्थित द्रव्यमान को आयतन कहा जाता है। जैसे तीन विमा, ये बोध है, इसमें कितनी विमाएं हैं? बस केवल दो विमा। आपको बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, जमीन में चिपका हुआ दिख रहा है, तो इसमें कितनी है? दो विमा। एक ये और एक ये बीमा हो गई और एक इधर की बीमा हो गई। ये केवल दो बीमाएं हो गई, त्रिविमी नहीं है, ये केवल दो बीमे है। जिसमें केवल दो बीमा होता है उसे दो बीमी कहते हैं, जिसमें तीन बीमा होता है उसे त्रिविमी कहते हैं। तो तीन बीमा जैसे मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, ये मार्कर ही देख लीजिए या फिर गिलास की एक कल्पना कर लीजिए। तो गिलास में कितनी बीमाएं होती हैं? तीन बीमा। एक उसकी लंबाई होती है, जैसे ये गिलास है तो इधर क्या होगी, इधर ये हम आपको गिलास ऐसे बना देते हैं मार्कर से ही। ये क्या है? गिलास है। तो ये जो नीला वाला मार्कर दिख रहा है इसको आप इसकी चौड़ाई समझिए, ठीक। और ये जो दूसरा मार्कर दिख रहा है इसको आप लंबाई समझिए। दो हो गए। और गिलास में चूँकि हमको पानी भरना है तो एक इधर से बंद जब हम करेंगे तो ये तीन बीमा का हो जाएगा। तो अगर हम लोग तीन बीमा की कल्पना करें अच्छे से तो ऐसे होगा तीन बीमा। ये देखिए, ये तीन बीमा आपको दिख रहा है। ये एक लंबाई मान लीजिए, एक चौड़ाई मान लीजिए और ये तीसरे को ऊंचाई। तो इसमें कितनी बीमाएं हो गई? तीन बीमाएं हो गई। जब इस टाइप का कोई शेप होगा और इसमें हम किसी चीज ये जो स्थान किसी चीज़ को इसमें रखेंगे तो ये जितना स्थान घेरेगा उस एरिया में उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास है, उसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, तो जब हम पानी गिलास में डालेंगे तो जब पानी को गिलास में हम डालेंगे तो गिलास पूरी तरीके से भर जाएगी। तो भरेगा तो वो कुछ स्थान छेकेगा और स्थान जितना छेकेगा उसमें जो द्रव्यमान होगा पानी का उसी को हम लोग आयतन कहेंगे। तो आयतन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयतन क्या होगा। किसी स्थान पे हम एक ईंट को रखते हैं, ईंट का जो द्रव्यमान होगा उस एरिया में उसको ईंट का आयतन कहा जाएगा। अब देखिए कि ठोस अवस्था जो होगी पदार्थ की उसमें आयतन और आकार दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। आयतन और आकार दोनों निश्चित होंगे जब तक उसके मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा बात करें कि द्रव जो होता है उसका आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। आयतन का मतलब द्रव्यमान से हम लोग को रिलेट कर रहे हैं आयतन को सीधे सीधे। तो अगर द्रव है, कोई पानी है, उसको आप 1 लीटर पानी ले लेंगे और जब उसको आप बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा, मतलब उसका आकार चेंज हो रहा है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है 1 किलो पानी का या 1 लीटर पानी का वो 1 लीटर ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव अवस्था जो होगी उसमें आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। और तीसरा बात करें हम लोग कि गैस अवस्था जो है, गैस अवस्था में आयतन और आकार दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर में गैस को हम रख रहे हैं और जब सिलेंडर में गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो उसके जो गैस उसमें क्षेत्रफल जो एरिया घेरा हुआ है गैस वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। कंप्रेस्ड होकर पहले ज़्यादा, मान लीजिए पहले वो इतना एरिया कवर कर रहा था गैस, जब हम उसको दबा देंगे तो वो कम एरिया को कवर करेगा, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो जा रहा है। और गैस के अणु इधर उधर घूमते रहते हैं तो उसको भी जिस आकार में आप ढालना चाहेंगे उस आकार में
वो आज मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा गैस भी। तो आकार भी अनिश्चित हो रहा है और आयतन भी अनिश्चित हो रहा है गैस अवस्था में। अब हम लोग इसको समझ चुके कि गैस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है और ठोस अवस्था में कैसे होती है। अब हम लोग समझेंगे कि ठोस में जो अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसके अणु जो होंगे, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उन कणों का जो घनत्व होगा किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था को उसके अणुओं के आधार पे। तो ये जो फिगर यहाँ पे बनाया गया है इसमें ठोस अवस्था को दिखाया गया है और इसमें जो पदार्थ के छोटे छोटे जो कण हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं। तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो परिभाषा इस प्रकार से होगा कि ठोस अणुगति सिद्धांत के आधार पे हम इसकी व्याख्या करेंगे, मतलब अणुओं के गति, अणु जो इसमें मूवमेंट करेंगे, इधर उधर जो भागेंगे, उसके सिद्धांत पे जब हम ठोस अवस्था की व्याख्या करेंगे तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास उपस्थित होते हैं, मतलब ठोस के कण बहुत ही नज़दीक नज़दीक उपस्थित होते हैं। और चूँकि जब दो द्रव्यमान एक पास होते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। तो चूँकि ये अणु है तो इसमें अणु है और अंदर की ओर इसमें बल लगेगा तो इसे अंतरा आणविक बल कहा जाता है। अंतरा आणविक बल, दो अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे आणविक बल के नाम से जाना जाता है। अब इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक कण है, अणु है, और ये एक दूसरा अणु है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा ये क्या होगा, बहुत मतलब ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण हम इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ये दोनों एक दूसरे को अपने ओर बहुत ही ज़्यादा बल से खींचेंगे, तो अगर हम इसे तोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं टूटेगा। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ठोस के जो अणु होते हैं उसमें लगने वाला बल द्रव के अणुओं से ज़्यादा होता है, जिस कारण ठोस के कण ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। ठोस के अणुओं के बीच में लगने वाला बल द्रव के अणुओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिस कारण ठोस के अणु गति नहीं कर पाते हैं तेजी से। तो दो कणों के बीच में लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल, ये आप लोग समझ लीजिएगा। बस इसी को बताते हैं हम, यहाँ पे इतना ही आप लोगों को जानना है कि जो दो कण होंगे उसके बीच में लगने वाला जो बल होगा उसको अंतरा आणविक बल कहते हैं। और ठोस जो पदार्थ होता है उसमें अंतरा आणविक बल द्रव की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये गति नहीं कर पाते हैं और ठोस अवस्था को बनाए रखते हैं। अब दूसरा हम लोग समझेंगे द्रव अवस्था में क्या होता है। द्रव अवस्था के जो कण होते हैं वो ठोस अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से दूर होते हैं। दूर होंगे तो इसमें बल ये भी लगे या इसमें भी बल लगेगा, लेकिन अगर आप किसी को नज़दीक से खींचेंगे तो ज़्यादा खींच लेंगे, दूर से खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, लेकिन संभावना ये रहती है कि वो आपसे छुड़ा के भाग जाए। वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो द्रव के अणु होंगे वो एक दूसरे को खींचते तो हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम बल से खींच पाते हैं, जिसके वजह से इसके अणु एक दूसरे से दूर भागते हैं और इसमें बहने का गुण होता है। तो ठोस द्रव के अणुओं में ठोस की अपेक्षा जो अंतरा आणविक बल लगता है वो कम होता है, जिसके कारण इसमें बहने का गुण होता है। और तीसरा बात करें हम लोग गैस अवस्था की, तो जो पदार्थ की गैस अवस्था होती है इसमें जो गैस के अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब इसमें बल जब लगा के ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे तो बहुत ही कम खींच पाएंगे, जिसकी वजह से ये और दूर भागते हैं। तो इसमें जो गति जो होती है वो द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अंतरा आणविक बल को एक बार फिर से समझ लीजिए। ठोस में अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा लगेगा, द्रव में उससे कम लगेगा और गैस में सबसे कम लगेगा, जिसके कारण गैस के अणु बहुत तेजी के साथ भागते हैं। अब
अब हम लोग समझेंगे कि आयतन क्या होता है। अब आयतन को समझते हैं। तो आयतन जो होती है, ये 3 विमाओं द्वारा घिरे हुए स्थान में उपस्थित द्रव्यमान को आयतन कहते हैं। 3 विमा, जैसे ये देखिए, एक विमा ये हो गई, दूसरी विमा ये हो गई और तीसरी विमा ये मार्कर। 3 विमा के द्वारा घिरा हुआ जो एरिया होगा, जो घिरा हुआ एरिया है, जैसे एक गिलास की आप कल्पना कर लीजिए, ये गिलास है। और अब गिलास को तीन विमाओं से घेर दिया गया। इसमें पानी जब हम डालेंगे तो जो पानी होगी 1 लीटर 2 लीटर जो भी होगा, वो एक इस गिलास का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो मतलब किसी भी 3 विमा से घिरी हुई आकृति में जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा वही उसका आयतन कहलाएगा। अब आयतन जो होती है वो 3 विमाओं से घिरी होती है, और ये चूँकि लंबाई से मिलके बनी होती है तो हम उसको लंबाई कह ले, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह ले अपने समझने के लिए। तीनों का मात्रक मीटर ही होगा। लंबाई चूँकि चाहे आप चौड़ाई को नापेंगे या लंबाई को या फिर ऊंचाई को, तीनों को मीटर में ही नापेंगे तो मीटर मीटर मीटर। लंबाई को भी मीटर में मीटर लिख दिए, चौड़ाई को भी मीटर में मीटर लिख दिए, और ऊंचाई को भी मीटर में मीटर लिख दिया, यानी कि मीटर क्यूब बन गया ये। तो जो आयतन का मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि घनत्व क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और हिमांक क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।